हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो अपकमिंग आईपीओज हैं जिनके अंदर आप शेयर होल्डर कोटा देख सकते हैं। अब जिनको नहीं पता है कि बेसिकली शेयर होल्डर कोटा होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, अगर किसी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ ला रही है, फॉर एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ बहुत जल्द ओपन होने वाला है, बल्कि ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक डेट्स भी निकल कर आ सकती है। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों इसकी प्रमोटर कंपनीज है, राइट। तो इसकी एक सब्सिडरी हो गई। तो इसीलिए इस इशू के अंदर बजाज हाउसिंग के अंदर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर फायदा हो सकता है। ठीक है। अब होगा क्या कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा कैटेगरी निकल जाएगी अदर देन रिटेल और एचएनआई, राइट। आप चाहे तो आईपीओ में लगाते हैं रिटेल कैटेगरी में या एचएनआई कैटेगरी में, लेकिन प्लस इन दोनों के साथ साथ आप चाहे तो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कैटेगरी आ जाएगी जिसमें आप इशू में पैसा लगा सकते हैं, जो होगी शेयर होल्डर्स। सो ये एक फ़ायदा होता है बेसिकली दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी का। तो इस वीडियो में हम ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलावा, जिनके अंदर शेयर होल्डर कोटा होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, इसमें पहली कंपनी जो आती है वो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को बेसिकली सेबी से भी अप्रूवल मिल चुकी है कि अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि इसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी जाए। और दोस्तों, आशीर्वाद माइक्रो बेसिकली मनप्पुरम फाइनेंस की एक कंपनी है सब्सिडियरी, जो बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो हो सकता है कि देखिए आशीर्वाद माइक्रो के अंदर मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली एक पोर्शन रखा जाए। वैसे देखिए, इनकी डीआरएचपी में इंक्लूडेड नहीं था, बट ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, कंपनी चाहे तो आरएचपी में इंक्लूड कर सकती है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर आपको इस शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है, तो जब कंपनी आरएचपी भरे उससे पहले आपको शेयर लेना पड़ेगा। तो मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर यहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा अगर शेयर होल्डर कैटेगरी कंपनी रखती है। ज़रूरी नहीं कि देखिए कंपनी शेयर होल्डर कैटेगरी रखे, बट अब रख सकती है। बात ध्यान रखिएगा, जो मार्केट रेगुलेटर है उनसे अप्रूवल मिल गया था ऑन April 30, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्द इनका आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशंस हो रही है। बट नो डाउट इसका इशू अगर आता है तो इसमें हो सकता है कि मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिल जाए। दूसरी कंपनी दोस्तों जो आती है वो कौन सी है? वो है दोस्तों यहाँ पर बेलस्टार माइक्रोफिन। जी हाँ, बेलस्टार माइक्रोफिन ने भी आईपीओ के लिए फाइल किया था। करीबन 1300 करोड़ के आईपीओ के लिए इन्होंने फाइल किया था। बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस दोस्तों मुथूट फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिनकी द्वारा डीआरएचपी फाइल किया गया था। और इस कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर कैटेगरी रहने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। किसके अंदर? बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो दूसरी कंपनी कौन सी है? बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, जिसके अंदर दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है कि मुथूट फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मुथूट फाइनेंस इस कंपनी के अंदर 66.13% स्टेक जो है वो बेसिकली रखता है, राइट। तीसरी कंपनी दोस्तों जो आती है वो है हीरो फिनकॉर्प। जी हाँ, हीरो फिनकॉर्प भी अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं करीबन 4000 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। और हीरो फिनकॉर्प किसका दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस आर्म है? हीरो मोटोकॉर्प का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा हो सकता है कि इनको हीरो फिनकॉर्प के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगाने का मौका मिल जाए। करीबन 4000 करोड़ का इशू रहने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू भी रहेगा और ऑफर फॉर सेल भी रहेगा बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर हो सकता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी को रख दिया जाए। तीसरी मतलब अगली कंपनी आती है, तीसरी तो हो चुकी है, एनटीपीसी। जी हाँ, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आने वाला है और एक्सपेक्टेशंस है कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ अक्टूबर नवंबर के अंदर हमको आता हुआ नजर आए। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ के अंदर एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज एनटीपीसी याद रखिएगा इसकी प्रमोटर कंपनी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खबर यही थी कि देखिए, ताकि एक अच्छा पाथ मिले रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जिस तरीके से लगातार फोकस है, तो इसलिए दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन को अक्टूबर से नवंबर के बीच में लिस्ट करवाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो नो डाउट अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन हाँ, किनको फ़ायदा मिलेगा? एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स को, अगर शेयर होल्डर कैटेगरी रखती है। तो दोस्तों अगली कंपनी जो आती है वो है दोस्तों टाटा ग्रुप की। और ये कौन सी कंपनी है? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जी हाँ, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है और ऑलमोस्ट दोस्तों $1 से $2 बिलियन की साइज़ रह सकती है, ये एक्सपेक्टेशंस है।
सो ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा जो पैसेंजर है वो लास्ट जब वैल्यू की गई थी तो वो 9.1 बिलियन डॉलर के अंदर करी गई थी ना, फंडिंग राउंड फ्रॉम टीपीजी राइस क्लाइमेट। और एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों अभी तक तो इनको लेकर ये बात साफ है कि कोई डीआरएचपी फाइल नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा अभी बड़ा अपडेट आता हुआ नजर आया। और हाँ, ये खबरें चल रही थी कि देखिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर एक सेपरेट लिस्टिंग करवाने की तरफ टाटा मोटर्स बढ़ रहा है। आपको याद ही होगा टाटा मोटर्स ने हाल ही में टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स को यहाँ पर कह सकते हैं डीलिस्ट करवा दिया, मतलब उनको हटवा दिया, राइट, कैंसिल करवा दिया। उसके पीछे का रीज़न था कि देखिए कंपनी जो कॉर्पोरेट उसको बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आना चाहिए, उसके ऊपर काम कर रही है। आपको पता ही है टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल्स को और कमर्शियल व्हीकल को दोनों को अलग करना चाहता है ताकि वैल्यू और क्रिएट हो। तो ये बहुत चांसेस है कि आगे चल के टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भी लिस्टिंग करवाई जाए, और जैसा मैंने कहा टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा रह सकता है। ऑलरेडी आपको पता है टाटा टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ आया था तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिला था शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा यहाँ पर भी किया जाता है तो ऑब्वियसली बात है और फ़ायदा मिलेगा किनको, टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को। देन दोस्तों अगली कंपनी जो है वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए इनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को आईपीओ लाने का, किन से, एचडीएफसी से, राइट। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल के लिए डेफिनेटली एक और जो बड़ी बात रह सकती है वो है शेयर होल्डर कैटेगरी। एचडीएफसी बैंक याद रखिएगा यहाँ पर डेफिनेटली सबसे बड़ा मतलब प्रमोटर कंपनी है। तो ये जब अपना आईपीओ लेकर आएंगे तो इसमें हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को फायदा मिले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के अंदर। देखिए आईपीओ के प्रिपरेशन को चल रहा है काम, एक्सपेक्टेशन चाहिए सितंबर 2025 तक हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। करीबन 9 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन इस आईपीओ की रह सकती है। बट नो डाउट अगर यहाँ पर भी आईपीओ आता है तो चांसेस हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी रखी जाए और इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अब आखिरी कंपनी है जो है दोस्तों रिलायंस रिटेल। देखिए इनके आईपीओ को लेकर मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और अभी देखिए कंपनी ने ईसॉप्स बांटे और करीबन 351 करोड़ के, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ से पहले काम चल रहा है। रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत चांसेस है कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स को फायदा मिलता हुआ नजर आए। इसके अलावा देखिए रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर भी बातचीत हुई थी। हाँ ज़रूर, इस बार जब एजीएम आई तो उस एजीएम के अंदर बहुत सारी बातें कही गई, बस आईपीओ की बात नहीं की गई, वो बात अलग है। बट नो दोस्तों कंपनी को आगे पीछे इसको लिस्ट तो करवाना ही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा रिलायंस रिटेल में भी ये डेफिनेटली एक शेयर होल्डर कैटेगरी रह सकती है। तो ये दोस्तों कुछ आईपीओस थे। इसके अलावा भी देखिए बहुत लिस्ट लंबी है, जैसे कि आप देखिए कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो कैनरा बैंक इसमें डेफिनेटली फायदेमंद रह सकता है। एनएचपीसी, एनटीपीसी के अलावा एनएचपीसी रिन्यूएबल का आईपीओ आ सकता है, ओएनजीसी ग्रीन का आ सकता है, एसडीवीएन ग्रीन एनर्जी का आ सकता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी क्रेडिला, देन कोटक एएमसी, पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस, बजाज एनर्जी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई एएमसी, एक्सिस एएमसी, जीवन साथी .com, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे कंपनीज हैं जिनके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी रहने की एक्सपेक्टेशंस है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ आते हैं तो ऐसा नहीं कि लिस्टिंग खराब होती है। जैसे आप देखें यहाँ पर बीएलएस ई सर्विसेज 171% लिस्टिंग डे रिटर्न था, मतलब पूरा बंद होने के बाद। टाटा टेक ने 162% दिया, एचडीएफसी एएमसी ने 65% दिया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 51% दिया, एरोफ्लेक्स ने 51% दिया। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली एक अच्छा खासा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपके पास जैसे मैंने कहा दो चांसेस हो जाते हैं, राइट। हमेशा तो आप एक ही लगा पाते हैं कि या तो मैं रिटेल में लगा दूंगा या तो मैं एचएनआई में लगा दूंगा, लेकिन इसमें फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप रिटेल में तो लगा ही सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, प्लस आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी रहती है। जो एचएनआई में लगाते हैं उनके पास एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी का चांस रहता है। तो आपके पास दो चांसेस होते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट आने के। नो डाउट दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी से ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, कौन कौन सी कंपनी आपको पता चल चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।